Good evening, all of you. As you all know that we just have started our series that is important judgments of Supreme Court at its impact on Indian Constitution. And in this series, we have discussed three important cases so far. And today's class, we are going to discuss Golaknath versus State of Punjab case. The case has its own importance because it is a milestone case in Indian constitutional developmental history. So before discussing the case, we will discuss the importance of the case. Importance of the case, the first example of judicial activism. So you can see this is the first example where we can see the active judiciary in Indian constitutional history. So this is the first example of judicial activism. It laid the foundation of basic structure also, because after this case, in the judgment of Keshwanand Bharati, Supreme Court given the concept of basic structure of the constitution. Supreme Court in this case held that the fundamental rights are sacrosanct. Supreme Court in this case held that the fundamental rights are sacrosanct and can't be diluted even by constitutional amendment. As you all know that Parliament by using Article 368 can amend any part of the Constitution. And तो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन दोनों जजमेंट शंकर सिंह और शंकरी प्रसाद केस के अंदर वी हैव सीन दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस के अंदर इंडियन पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है दैट दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3. और इंक्लूडिंग पार्ट 3 व्हाट इट मींस, इंक्लूडिंग पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट. सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज कर ला पार्लियामेंट को कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को किसी भी एक्सटेंट तक जाके अमेंड कर सकते हो. और जहां जहां पर उसको चैलेंज होता है, सज्जन सिंह केस में, शंकरी प्रसाद केस के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की इस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि पार्लियामेंट इज डूइंग द राइट थिंग, दे हैव द अथॉरिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So can the Parliament of India amend the fundamental rights given in part 3 of the Constitution? So can the Parliament of India amend the fundamental right? क्या पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है? इसके पहले के दो केस है, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस में वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अंदर वो अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी रखती है. अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी मतलब वो पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट कर सकती है. तो यहां पर इसी अमेंडमेंट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है कि क्या पार्लियामेंट सच में ऐसी अथॉरिटी रखती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली. Is the constitutional amendment under Article 368 of the Constitution is an ordinary law? क्या ordinary law के तौर पर इसको ट्रीट किया जाए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को? सो क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही अमेंड कर सकती है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की लिमिटेड है. और पार्लियामेंट लॉ वर्ड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस के अंदर, तो कोई ऐसा लॉ क्रिएट कर ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे. तो आर्टिकल 368 का यूज करके ये किसी भी राइट को ऑर्डिनरी लॉ में कन्वर्ट करने की क्या अथॉरिटी रखती है? नेक्स्ट, टेक्निकली क्या है कि गोलकनाथ केस को बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर समझा जाता है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक है, बिकॉज इट हैज रेज सो मेनी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्वेश्चंस. नेक्स्ट, so 11 judges bench has given this judgment. Now it is very important point कि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच, अभी तक की यानी कि 1967 तक की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर 11 जजेस बेंच बैठी थी, क्योंकि सबसे बड़ी बेंच अभी तक तो केशवानंद भारती केस के अंदर 13 जजेस बेंच बैठी है. तो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच यानी कि 1967 तक की सबसे बड़ी बेंच थी, दिस इज 11 जजेस बेंच. सो द जजमेंट वाज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्रीवियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को अथॉराइज किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को किसी भी एक्सटेंट तक जाके अमेंड करने की अथॉरिटी रखती है. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द 9th शेड्यूल, एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस होता है. और 9th शेड्यूल का मतलब आप सब लोगों को अभी तक पता होगा कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना के, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना के अगर 9th शेड्यूल में उसको डाल देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. ये 9th शेड्यूल जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 1951 में इंक्लूड किया गया था. रोल एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहां पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है. प्रेसिडेंट की पावर्स को लिमिटेड किया जाता है. 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर दिस जजमेंट, इसके बाद ये दोनों 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं. सो लेट डिस्कस द केस. In 1953 the then Punjab government, 1953 it means 1951 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है.
फर्स्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाने के बाद 9th शेड्यूल इंक्लूड हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो द पंजाब गवर्नमेंट इनेक्टेड पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953. पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953. दिस एक्ट वाज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल. तो इसे 9th शेड्यूल में ही इंक्लूड किया गया था. So this act was placed under 9th schedule of the Indian Constitution, the Constitution of India, by the Constitutional Amendment Act 1964. 1964 के Constitutional Amendment के बाद पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट पास करके उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है. So the family of Henry and William गोलकनाथ. अभी आप यहां पर इंडियन फिल्मों में नजर आने वाले जमींदारों के बारे में इमेजिन करिए जो बहुत बड़े लैंड ऑनर्स थे. में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ऐसे भी थे जिनके पास 500 एकड़ 700 1000 एकड़ ज़मीन थी. और यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी थे जिनके पास मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी नहीं थी. तो उसके बाद गवर्नमेंट लैंड कंसोलिडेशन लेके आती है, गवर्नमेंट लैंड लिमिटेशन फिक्स कर देती हैं. तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाते हैं, और इंडिया में भी इससे पहले भूदान आंदोलन चलता है. तो ये जो केस है ये लैंड से रिलेटेड है, लैंड लिमिटेशन से रिलेटेड है, और लैंड राइट से रिलेटेड है. फंडामेंट राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच की लड़ाई एक सेंस में हम लोग इसको समझ सकते हैं. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मीन एक्वायर करके, जो उनके खेतों में काम करने वाले, जो कई 100 सालों से उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, गवर्नमेंट लैंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. अब आप इमेजिन करिए कि जो बड़े ज़मींदारों की लैंड जाएगी तो परेशान तो होंगे. तो वो जो बड़े परेशान, जो बड़े ज़मींदार थे, जब ये परेशान होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं. उसी प्रोसेस में हम लोग हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ, जो जलंधर के रहने वाले, पंजाब के जलंधर के रहने वाले 2 भाई थे, तो गवर्नमेंट उनकी 500 एकड़ की लैंड को एक्वायर करती है. उनकी जो लैंड लिमिट है उसको 30 एकड़ फिक्स कर देती है. ठीक, तो यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है. द फैमिली ऑफ हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ इन पंजाब हैड ओवर 500 एकड़ ऑफ लैंड एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी अंडर द पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, जिसको हमने डिस्कस किया 1953. द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड गोलकनाथ दैट ही कैन पोजेस ओनली 30 एकर्स ऑफ लैंड एंड रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस. और सरप्लस लैंड होगी तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी. तो ही कैन होल्ड 30 एकर्स ऑफ लैंड ओनली, रेस्ट ऑफ द लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय. सो एज वी हैव डिस्कस, यहाँ पर राजपाल साहब यादव की फोटो दी गई है. तो यहाँ पर जहाँ पर 2 गज किसी को मरने को ज़मीन नहीं है, यहाँ पर 500 एकड़ ज़मीन, जो एक अनरियलिस्टिक टाइप की फिगर है. तो 500 एकड़ ज़मीन जो एक छोटा लैंडलेस फार्मर है वो इमेजिन कर रहा है कि इतनी ज़मीन होती भी होगी क्या किसी के पास. तो देयर वर नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन इंडिया हु वर हैविंग द ह्यूज लैंड्स. सो उसी में हेनरी गोलकनाथ टाइप के लोग आते हैं. तो हेनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गोलकनाथ जो ब्रदर्स हैं, उन जैसे बड़े ज़मींदारों की लैंड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एफर्ट कर रही है. तो इसी प्रोसेस में गवर्नमेंट 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करती है, जो लोहे की एक तिजोरी की तरह है कि अगर कोई भी लॉ बना के 9th शेड्यूल बना के अगर इसमें डाल दिया जाएगा, कोई भी लॉ बना के अगर 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ऐसे किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. सो at that time, right to hold and acquire property was a fundamental right under Article 19(1)(f). That was the right to hold and acquire property under Article 19(1)(f). Golaknath filed a writ petition under Article 32 of the Constitution and challenged the validity of the Punjab Security of Land Tenure Act. That is Article 32. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लासेस के अंदर. Article 32, that is constitutional remedy. अपने राइट की डिमांड के लिए, फंडामेंटल राइट की डिमांड के लिए एनीबडी कैन मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है. तो यहां पर गोलकनाथ साहब भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का बेनिफिट उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 19(1)(g) की वायलेशन हो रही है. आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, 19(1)(g) राइट टू डू ऑक्यूपेशन ऑफ हिज हर ओन चॉइस. तो that is our choice that we are doing the जमींदारी ऑक्यूपेशन, एंड गवर्नमेंट हमारी लैंड जो है इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही है. दे चैलेंज द पंजाब गवर्नमेंट एक्ट दैट द एक्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सप्रेस देयर फंडामेंटल राइट, ट्राइंग टू एब्रिज देयर फंडामेंटल राइट्स. So, writ petition under Article 32 of the Constitution and challenge the validity of Punjab Security of Land Tenure Act. He contested that the said act violate his fundamental right to hold and acquire property. The act should be declared ultra virus.
व्हाट इज अल्ट्रा वायरस, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अमरीश पुरी साहब ये कह रहे हैं कि आप 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस करके आप लोगों ने पहला एफर्ट किया हमारे फंडामेंटल राइट को सप्रेस करने का, एब्रिज करने का। देन अब पंजाब गवर्नमेंट ये जो एक्ट बना के हमारी जो लैंड एक्वायर कर रही है, दिस इज जज साहब, आप हमारे जैसे खानदानी अमीरों के साथ बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है, हमारी लैंड एक्वायर कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो यहां पर हेनरी गोलकनाथ साहब क्या कह रहे हैं? तो हेनरी गोलकनाथ साहब ये कह रहे हैं, द एक्ट ऑफ 1953 इज अल्ट्रा वायलेंस, वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 के अंदर 19(1)(f एंड 19(1)(g हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर अमरीश पुरी साहब पूछ रहे हैं कि हेनरी ये अल्ट्रा वायरस क्या है? तो गोलकनाथ साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजी अल्ट्रा वायरस नहीं है। अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड वंस लीगल पावर एंड अथॉरिटी। इट मींस पंजाब अपनी लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके फंडामेंटल राइट को सप्रेस करने के लिए जो एक्ट बना रही है, वी आर अगेंस्ट दैट एक्ट। सो प्लीज सी द लीगल इश्यूज क्या है इसके अंदर। द केस इन्वॉल्व 2 इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज। कौन से 2 इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज हैं? whether the parliament by law can amend the fundamental rights or not। अभी तक के 2 केसेस के अंदर, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस, दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे चुका था कि पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनी एक्सटेंट एंड वेदर सच एन अमेंडमेंट इज लॉ। अब यहां पर एक टेक्निकल वर्ड है लॉ, अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। What Article 13 Clause 2 says? State shall not make any law which takes away or abridges the fundamental right। तो ऐसा स्टेट कोई लॉ बना ही नहीं सकती, लॉ ऐसा को बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहा है, कम कर रहा है या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। Under Article 13 Clause 2 of the Constitution, according to the petitioner, fundamental rights provided under Part 3 of the Constitution of India are the essential and integral part of the Constitution. They cannot be taken away by an act of the Parliament. It means, as we have discussed earlier, तो यहां पर भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट बनाने की अथॉरिटी रखता ही नहीं जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 तो यही कह रहा है कि पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू अमेंड द पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट ऐसा करने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है तो ऐसा एक्ट बना कैसे सकती है? सो ही फर्दर कंटेंडेड दैट आर्टिकल 368 merely prescribe the procedure for amending the constitution। आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ प्रोसीजर मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा कैसे। उसके लिए पार्लियामेंट के एक हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा, फिर सेकंड हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ये प्रोसीजर है। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर तो सिर्फ प्रोसीजर है, पावर तो दी ने इंडियन पार्लियामेंट को कि आर्टिकल 368 यूज करके वो फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दे। तो उसमें सिर्फ प्रोसीजर मेंशन्ड है, पावर नहीं मेंशन्ड है। It does not confer any power or authority नहीं है on the parliament to amend the constitution। आपके पास सिर्फ प्रोसीजर है भाई साहब, पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। You are not authorized to amend the constitution। तो गोलकनाथ argued that any law, फिर वही पॉइंट, वही वर्ड लॉ जो बार बार आ रहा है, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3A। Article 13 clause 3A includes both statutory law and constitutional law। Therefore, any law which violates the fundamental right conferred part 3 is unconstitutional। तो अल्टीमेटली ये भी स्टैट्यूटरी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही हैं। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट तो लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट को कम करे, अब्रिज करे, सप्रेस करे। So, what Article 13 Clause 3 says? अब लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है देखो। आर्टिकल 13 Clause 3A हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इंक्लूड एनी लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया
द फोर्स ऑफ लॉ। सो अल्टीमेटली गोलकनाथ साहब इंडियन पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि आर्टिकल 368 भी इंडियन पार्लियामेंट को अथॉरिटी नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे, और कम से कम पार्ट 3 में तो अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी रखी नहीं रही, क्योंकि उसी पार्ट 3 के अंदर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी आ रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज the state of Punjab responded by saying that the power to amend the constitution is an exercise of sovereign power. It is different from the legislative power of the parliament. तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर के ऑपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर इंडिया की सोवरेनिटी को इंडिकेट कर रही है कि इंडिया सोवरेन कंट्री है और अपने यहां पर अपने लॉज को मैनेज करने के लिए अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी रख रहा है। सो अब ये जो अथॉरिटी रख रहा है, तो यहां पर पंजाब गवर्नमेंट का लॉजिक ये है, ध्यान रखना, प्रकाश सिंह बादल इस टाइम पर यहां के सीएम नहीं, इसके बाद बनते हैं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम लोगों ने इनका इमेज यूज किया है ना। इमेजिन कि ये जो देश है ये सबके लिए आजाद हुआ था ना, अमीरों और गरीबों के लिए, तो हर आदमी की एक एस्पिरेशन थी कि आजाद होएगा देश तो मेरे को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इवेंचुअली वी गॉट द इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो एस्पिरेशन थी कम से कम उन मजदूरों की जो खेतों में गरीबी पता नहीं कितने 100 सालों से, उन मजदूरों की एस्पिरेशन जो पता नहीं कितने 100 सालों से जमींदारों के खेतों में काम करते आ रहे थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे, शायद हमारी जिंदगियां, हमारी नहीं या हमारे बच्चों की जिंदगियां कुछ तो सुधरेंगी, शायद गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेगी। तो उसी प्रोसीजर में, उसी प्रोसेस में गवर्नमेंट वाज डूइंग समथिंग फॉर दोज पीपल who were landless. Government was trying to do the effort कि आगे चल के लैंड कंसोलिडेशन होगा, हदबंदी होगी, चकबंदी होगी, तो उसमें लैंड कम से कम लिमिट किए जाएगी ताकि हम लोग आने वाले टाइम के अंदर आम लोगों का भला कर सकें। तो बादल साहब यहां पर अपने वोट बैंक को, या फिर पंजाब सरकार शायद कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को टारगेट कर रही है, क्योंकि सो डीपीएसपी इज हियर वर्किंग एज द इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो चुनाव घोषणा पत्र की तरह यहां पर डीपीएसपीज को इमेजिन किया गया था और इस करके छोड़ दिया गया था कि आने वाली सरकारों को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहे हैं को डीपीएसपीज पर काम करेंगे। अगर डीपीएसपीज पर काम करेंगे तभी डेमोक्रेसी के अंदर वो सरकार रिपीट होगी जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सच में कहीं ना कहीं सोचेगी। तो वी कैन इमेजिन कि हो सकता है कि उस टाइम पर जो सरकारें हैं वो आम आदमी के बारे में सोच रही हैं, तो शायद बादल साहब भी आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट आम आदमी ना, और उसी प्रोसेस में इन लोगों को, जमींदारों को, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको इग्नोर करना है। तो लैंडलॉर्ड्स को जब इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली इनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी, किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट की तो वायलेशन होगी जब जमीन एक्वायर करेंगे। और इंडिया भी तो बनने के प्रोसेस में है, सड़कें बनेंगी, रेलवे ट्रैक बनेंगे, तो लैंड तो एक्वायर करनी पड़ेगी। उसके लिए 9 शेड्यूल ठीक है, और यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक्ट है, पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक्ट है, और इस एक्ट में भी लैंड जो है वो एक्वायर की जाएगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो नहीं रखेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी लैंड, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट ही होगी, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मार्जिनल फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ऑब्वियसली इन लोगों के फंडामेंटल राइट जाएंगे। जब इन लोगों के फंडामेंटल राइट जाएंगे तो पंजाब सरकार या कोई भी सरकार आम आदमी के बारे में सोचेगी। ये आम आदमी नहीं, आम आदमी के बारे में सोचा जाएगा। और अगर बादल साहब ने इस आम आदमी के बारे में सोच लिया होता तो शायद इलेक्शन भी नहीं हारते। ठीक, नेक्स्ट। Provisions of the Constitution are of equal status and equal importance. There is no special status to the fundamental rights under Part 3. पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉजिक दिया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजन, जितने भी सेक्शंस मेंशन्ड हैं, उनमें किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, ना ही फंडामेंटल राइट का कोई स्पेशल स्टेटस है। दे ऑल आर जस्ट लाइक अदर लॉज। जैसे अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकते हैं, वैसे ही फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के लिए कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। ये पंजाब गवर्नमेंट का लॉजिक था। हम लोग इमेजिन करते हैं यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस 1951 के अंदर और सज्जन सिंह केस आता 1965 के अंदर, और यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर एस्पेक्ट क्या है कि फर्स्ट शंकरी प्रसाद केस 1951 और उस पीरियड के अंदर 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हो जाता है। और 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हो जाने का मतलब ये है कि अब जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू करने की अथॉरिटी नहीं है। सो नो जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी ऑन 9th शेड्यूल। गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए 9th शेड्यूल में अगर डाल दे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो एक पुरानी लोहे की तिजोरी की तरह जिसको बंद कर दिया जाएगा।
सो इनकी अथॉरिटी यहां पर कम की जाती है। और 1964 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1964 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 मोर एक्ट्स वर इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल। यहां पर 44 एक्ट्स और इंक्लूड होते हैं 9 शेड्यूल के अंदर। 44 एक्ट और बना के उसको 9 शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है। एंड यहां पर जुडिशरी व्हाट इट सेज, आर्टिकल 13 इज एन ऑर्डिनरी लॉ सो अमेंडेबल। सज्जन सिंह केस के अंदर क्या कहा कि आर्टिकल 13 इज एन ऑर्डिनरी लॉ एंड इट इज अमेंडेबल। Along with that, Parliament can amend any part of the Constitution by using Article 368। शंकरी प्रसाद केस में भी और सज्जन सिंह केस में भी, दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। ध्यान रखना, सज्जन सिंह केस और शंकरी प्रसाद केस, इन दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, पर गोलकनाथ केस के अंदर जजमेंट इसका ऑपोजिट आएगी। और ये केस आता 1951 के अंदर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस होता है। सो द जजमेंट, अब इस जजमेंट में जितने टोटल जजेस हैं उनको काउंट करिए जरा, कितने हैं? 5 इधर है, 5 इधर और 1 है, टोटल 11 जजेस हैं। तो 11 जजों की बेंच अभी तक बैठती है और 11 जजों की बेंच जो है ये गोलकनाथ केस की जजमेंट दे रही है। The Supreme Court held that fundamental rights provided under Part 3 of the Constitution cannot be subjected to the process of amendment provided in Article 368. If any of such rights provided under Part 3 to be amended, a new Constituent Assembly must be convened for making a new Constitution or radically changing it. तो what it says, Supreme Court कह रहा है कि Article 368 यूज करके हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दीज राइट्स आर सेक्रोसेंट, ये तो अति पवित्र है, इनको तो टच करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है ही नहीं। जब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की अथॉरिटी ही नहीं है, और अगर ऐसी कोई काम, अगर ऐसा कोई एफर्ट गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट ऐसा करने की कोशिश कर रही है, तो इट इज लाइक रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना है तो उसके लिए हमें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठानी होगी। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने का मतलब रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही आना पड़ेगा, दोबारा बनानी पड़ेगी। तो अगर ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इट मींस इट इज द वायलेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आप क्रिएट कर लेना, पर फिलहाल तो ये वायलेशन है भाई फंडामेंटल राइट की, वो विल नॉट अलाउ यू। So ruling of the Supreme Court was based on the view that the power to amend the Constitution was also a legislative power conferred by Article 245. Article 245 gave authority to the Parliament of India that they can make legislature for the whole territory of India. And similarly, it also gave the authority to the states that within the limit of the state they can make the laws. Article 245 authorize कर रहा है स्टेट को भी, पार्लियामेंट को भी, that they can amend, they can make the provision, they can do the legislature changes. Legislature power, Article 245 give power, legislative power to conferred by Article 245 by the Constitution, so that Constitution Amendment Act was also law within the purview of Article 13 Clause 2. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्लियामेंट ये ऑथोराइज कर रहा है, आर्टिकल 245 ऑथोराइज कर रहा है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। Since 1950, Parliament, by invoking the power under Article 368, passed numerous legislations which violate the fundamental right. तो पार्लियामेंट ने 1950 के बाद से ऐसे कई सारे लॉज बनाए हैं जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहे हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कलरेबल एक्सरसाइज। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर व्हाट इज कलरेबल एक्सरसाइज। So therefore, to check the colorable exercise of power and save the constitution from autocratic actions of the parliament, the Supreme Court held that parliament cannot amend the fundamental rights. क्योंकि अभी तक जो पार्लियामेंट कर रही है वो ठीक नहीं है, अभी तक जो पार्लियामेंट ने किया है वो, अभी सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है गोलकनाथ केस के अंदर कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो होता आया है वो गलत होता आया है, और आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे, जिसको हम लोगों ने अपनी क्लास की स्टार्टिंग में कहा था दैट दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि अभी हम लोग गलत नहीं होने देंगे। इससे पहले जो होता आया या जो पीरियड है या जो इरा है, वी कैन इमेजिन दैट कि ये जो पीरियड या जो इरा है, इस पीरियड में हम लोग मोस्ट ऑफ द जजेस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जजेस हैं, मोस्ट ऑफ द जजेस वर कॉपी बुक जजेस। तो वो वही कह रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, वही डेफिनेशन वो इनिशियल फेज के अंदर दे रहे हैं। बाद में चल के फिर
केशवानंद भारती केस के बाद हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म का फेज देखा है और अब जुडिशरी काफ़ी एक्टिव है, जुडिशरी एक्टिव है, जुडिशरी हाइपर एक्टिव है। ये कई बड़ी टर्म्स हम लोगों को पढ़ने या देखने को मिलती हैं। So, the judgment provided for the prospective overruling of the law, it implies that effect of the law to be laid down will be applicable on future dates only, that is past decisions will not be affected by the decision. For example, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद जजमेंट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कह रहा है कि प्रीवियस केसेस को हम लोग छेड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो छेड़ते हैं तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हमारी जजमेंट है वो फ्यूचर के ऊपर अप्लाई होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग ऑफ द लॉ। पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड to amend the fundamental rights section, that is part 3. So what is colorable exercise? It means authority has transgressed its powers and has indirectly done something which cannot be done directly. जो काम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। It means parliament has transgressed its power. So impact क्या आता है इसका? The parliament tried to supersede the Golokanath case ruling by amending Article 368 itself. The parliament passed the Constitution 24th Amendment Act 1971. तो parliament 24th Constitution Amendment Act लेके आती है 1971 के अंदर। As per the 24th Amendment, an amendment of the Constitution passed under Article 368 will not considered as law. तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 368 यूज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो लॉ वर्ड की डेफिनेशन से नहीं आएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट ऐसा करती है, तो वो लॉ वर्ड की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। Under Article 13, it further stated that the validity of an amendment to Constitution shall not be challenged on the ground that it takes away or affect the fundamental rights. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को एब्रिज या कम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर फंडामेंटल राइट एब्रिज या कम हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता by using Article 32. According to 24th Amendment, in Article 368, instead of procedure of amendment, it added the term power and procedure. हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको कि 24th Amendment के बाद power and procedure इंक्लूड किया जाता है, power वर्ड इंक्लूड किया जाता है, प्रोसीजर पहले से मेंशन्ड है। सो 24th Amendment के बाद प्रोसीजर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से था, आर्टिकल 368 के अंदर अभी पावर वर्ड यूज किया जाता है। नाउ इट इज टर्म्ड एज power and procedure to amend the Constitution of India. It made mandatory to the President to give assent to the Constitution Amendment Bill. It made mandatory to the President to give assent to the Constitution Amendment. So it is binding on the President. It made mandatory to the President to give assent to the Constitution Amendment Bill. So it is President is bound to sign the Constitution Amendment Bill. अब इस amendment के बाद President is bound to give his assent to Constitution Amendment Bill. Along with that, President retains pocket veto. Pocket veto President के पास as it is रहेगी, but he lost absolute veto. तो President से absolute veto वापस ले ली गई है because we have seen there were clashes between Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru. It added clause 3 in Article 368. Nothing in this article shall apply to any amendment made under this article. It added a clause in Article 13. Nothing in this article shall apply to any amendment to the Constitution. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस आर्टिकल 13 के ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना ही आर्टिकल 13 को इस बेस के ऊपर चैलेंज किया जाएगा। सो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इट एडेड आर्टिकल 31C. It can be seen as government attempt of harmonious construction between fundamental rights and DPSPs. तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए आर्टिकल 31C क्रिएट किया जाता है। इफ एनी लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ 39B and C, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सच लॉ विल नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रावीन्स आर्टिकल 14, 19, 31। तो आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट कराने के लिए, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, इन तीनों की वायलेशन हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट गोलकनाथ केस। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस से जजमेंट। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद नेक्स्ट केस। थैंक यू वेरी मच।